दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया के सामने इसका ऐलान किया। दिल्ली में अब 24 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो बढ़त दिल्ली ने बनाई है, हम नहीं चाहते कि वो खत्म हो जाए और इसीलिए 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 24 घंटे में 6,500 कोरोना के मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ा आपको बता देते हैं, नए मामले 6,430, राहत देने वाली ये फिगर, ये आंकड़ा, मौत 337। ये पिछले 24 घंटे में दिल्ली का आंकड़ा है। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था, उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 6,500 केसेस आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 1% और कम हो गया है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 हफ्ते में और ज़्यादा रिकवरी होगी। तो मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो ट्रैक पे आती जाएगी। वो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए, लेकिन अभी वैक्सीन के आने का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ये राहत की खबर है। लेकिन इन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में टेस्टिंग का आंकड़ा कम होता जा रहा है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए। तो क्या दिल्ली कोरोना पर काबू पाने के करीब पहुंच गई है? आंकड़े कम हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के केस कम होने का दम भर रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है भी या नहीं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले केजरीवाल का ये दावा सुन लेते हैं। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। जी हाँ, केजरीवाल इतना तो सही कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े कम होने लगे हैं। 24 घंटे में 6,430 नए मामले, 337 मरीजों की मौत। दिल्ली के लिए आंकड़ा बेहद सुकून देने वाला है। एक वक्त दिल्ली में कोरोना के मामले 28,000 को पार कर गए थे, लेकिन अब इसमें लगातार कमी आ रही है। 5 दिन का आंकड़ा भी देख लीजिए। 11 मई 12,481 केस, 12 मई 13,287 मामले, 13 मई 10,489 केस, 14 मई 8,506 मामले, 15 मई 6,430 केस। 20 अप्रैल को इसी दिल्ली में 28,395 केस सामने आए थे। सवाल है कि क्या दिल्ली को कोरोना की दूसरी लहर के खतरे से बाहर मान लिया जाए? किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा दिल्ली में जांच की रफ्तार भी देख लेते हैं। 11 मई 70,276 टेस्ट, 12 मई 78,035 टेस्ट, 13 मई 73,675 टेस्ट, 14 मई 68,575 टेस्ट, 15 मई 56,811 टेस्ट। यानी कि दिल्ली में कोरोना की जांच में कमी आई है। तो क्या केस इसीलिए कम दिख रहे हैं क्योंकि जांच ही नहीं हो पा रही है, या फिर संक्रमण ही घट गया है, इसलिए लोगों को जांच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही? वजह चाहे जो भी हो, जरूरत यह है कि हकीकत पर पर्दादारी ना हो, क्योंकि टेस्टिंग
और ट्रेसिंग के जरिए ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। विशेषज्ञ लगातार इसकी तरफ आगाह करते नजर आ रहे हैं। हमें एज अ इंडियन हमको ये करना चाहिए कि अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंस को कंटिन्यू करना चाहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को अच्छे से पालन करना चाहिए। आप देखिए कितनी स्टेट्स फोर्स कर रही हैं कि लॉकडाउन हो, कई जगह है इस टाइम पे भी। तो जहाँ पर है प्लीज़ घर के बाहर बिना बात पे नहीं निकलें, क्योंकि हम ही हैं जो इससे लड़ सकते हैं। अगर हमने अच्छे से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को हमने अपना लिया तो हम बिल्कुल विजय पा लेंगे। टेस्टिंग और ट्रेसिंग का पैमाना सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आंकड़े तेजी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग की रफ्तार वहां भी सुस्त पड़ी है। यूपी में तो गांव-गांव में हाहाकार है, देहातों में कोरोना की सुनामी चल रही है। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट यही बताती है कि हालात अच्छे नहीं हुए हैं। और यूपी से बिहार तक गंगा में तैरती लाशों का मंजर तो हमने भी देखा। फिर यूपी में केस लगातार घटने की खबर पर यकीन नहीं हो पाता। आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पोस्टर मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर दिल्ली पुलिस को चुनौती दी है कि उन्हें भी गिरफ्तार करे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर विरोध किया है। उन्हें एक पोस्टर शेयर किया है और लिखा है कि मुझे गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर के खिलाफ 25 एफआईआर हुई है, जबकि 12 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 दर्जन युवकों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया और कहा कि वो एक वायलेशन कर रहे हैं एपिडेमिक एक्ट का। पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑर्डर दिए गए, यानी लॉकडाउन के समय उन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं, उस पर उन पे कार्रवाई की गई और उनको अरेस्ट किया गया, जिसके बाद वो बेल भी मिल चुकी है इन लोगों को। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस नेता जयराम रमेश की, उन्होंने कहा कि वो चैलेंज करते हैं दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को और कहते हैं कि मैं अपने घर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोधी गार्डन के आसपास ये जो घर है जयराम रमेश का, वहां पे एक इकलौता पोस्टर हमें नजर आ रहा है और वो भी कह रहा है मोदी जी जवाब दें, वैक्सीन आपकी तरह कहाँ गायब है। कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होता है पोस्टर लगाना। और जो बड़ी बात ये आ रही है कि जो गरीब तबके से आए ये लोग हैं, जिन्हें पहले बुक किया गया, गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी बेल हुई, उस पर काफी आलोचना भी की जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें जयराम रमेश की, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, राज्यसभा के वो एमपी हैं और अपने आप से वो चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस में दम है तो आके मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं भी पोस्टर लगा रहा हूं। लेकिन जो वैक्सीन को लेकर कंट्रोवर्सी है, जहां पे कई सवाल उठे हैं और कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पर ये पोस्टर लगाए गए थे, पर फिलहाल अगर हम बात करें इस पर काफी आलोचना भी की जा रही है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। कोरोना के खिलाफ लड़ी गई जंग की समीक्षा कर उसे और अधिक आक्रामक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह नोएडा पहुंचे। उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना के खिलाफ अपना एजेंडा भी बताया। 10,600 पॉजिटिव केस आज आए हैं, यानी कल मॉर्निंग से कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे के बीच में 10,600 पॉजिटिव केस हैं। और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था, आज ये घटकर के 5 से नीचे है। CFR हमारा 1% के आसपास अभी भी बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की एक सामान्य स्थिति जो आपके सामने मुझे रखनी थी, ये सामान्य स्थिति है। रही बात वैक्सीनेशन की, उत्तर प्रदेश आज 1.5 करोड़ वैक्सीन प्रदेश के अंदर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवा चुका है। अब ये 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक हम उपलब्ध उत्तर प्रदेश के अंदर करवा चुके हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे 45 से ऊपर हर व्यक्ति को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है और उसके लिए गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई है।
लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पास राजस्व गांव है। अब एक ग्राम पंचायत में कई राजस्व गांव होते हैं। राजस्व गांव में भी कई पूर्वे होते हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि आप लोग राजस्व गांव को केंद्रित करते हुए स्क्रीनिंग की कार्रवाई करें। संदिग्ध और हर लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके उनकी सूची बनाइए। तो आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम प्रदेशों के गांव की सच्चाई आप तक ला रही है। सबसे पहले हम बात मेरठ के अमेड़ा गांव की कर लेते हैं, जहां पर बुखार के चलते लगातार लोगों की जान जा रही। बावजूद इसके ना तो गांव में कोई टेस्टिंग शुरू हुई है और ना ही इलाज का कोई बंदोबस्त है। वादे कुछ भी हो, दावे कैसे भी हो, लेकिन कोरोना की मार से यूपी के गांव गांव कराह रहे हैं। किसी को बुखार हो रहा है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ। कुछ ऐसी आफत मेरठ के अमहेड़ा गांव में भी आई हुई है। 10 से 12 दिनों में यहां 6-7 लोग दम तोड़ चुके हैं, लेकिन इस संकट के बाद भी सरकारी तंत्र की नींद नहीं खुल रही। बताया ये जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की इस गांव में मौत हो गई है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। गांव में रहने वाले अपनों को खो रहे हैं। एक लड़के के पिता की जान ऑक्सीजन की कमी से चली गई। दर्द की इस मार के बीच इसका यही कहना है कि अगर वक्त पर इलाज मिला होता तो शायद उसके पिता आज जिंदा होते। 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, फिर उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था और फिर बुखार में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। प्यारलाल में टेस्ट कराओ, ये कराओ, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल, ऑक्सीजन के कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन वक्त पर इलाज मिले भी तो कैसे, बीमारों की मदद हो भी तो कैसे। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन ताला जड़े इस केंद्र में बड़ी बड़ी घास उगाई है। ऐसे हाल में डॉक्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरठ के अमहेड़ा गांव में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहाँ बाकायदे लिखा तो है कि अमहेड़ा आदिपुर पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहाँ बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है। कई बार शिकायत हुई, गुहार भी लगाई गई, कोरोना का कहर भी बरपा, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक डॉक्टर नहीं आ पाया। कई बार हमारे द्वारा इसकी शिकायत सीएमओ साहब से की जा चुकी है। इसकी 1-2 बार सफाई जरूर की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी डॉक्टर को नहीं बैठाया गया। इलाज के लिए मजबूरी लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, प्राइवेट मेडिकल्स में जाना पड़ता है, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो लोग नहीं अपना इलाज करा पाते। अमहेड़ा गांव के घर घर में लोग बीमार हैं। दावा यही है कि अगर टेस्टिंग हो तो कोरोना के कई केस निकल आएंगे, लेकिन टेस्टिंग का कोई इंतजाम है ही नहीं। मुसीबत के मारे गांव वाले जाएं तो जाएं कहां। जो कोरोना से संक्रमित हैं वो घर पे खुद आइसोलेट हो रखे हैं, और अगर टेस्टिंग की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। लोगों को प्राइवेट लैब्स में जाकर के टेस्टिंग करानी पड़ रही है। मुश्किल के दौर में गांव वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं और टीकाकरण अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। गांव में दहशत का माहौल है। जब से चुनाव हुए हैं तब से 6-7 मौत यहाँ पे कोरोना से हो चुकी हैं। लगातार हो रही मौतों के चलते गांव वाले डरे हुए हैं। ऐसे हाल में उन्हें शासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही। ये ना ही कोई कैंप लगा, घर घर मरीज तप रहे हैं, बुखार से भी पीड़ित हैं। यहाँ सामने बाहर गांव में एक केडी डॉक्टर है, शाम को वहाँ स्थिति जाकर देख लो, 200-300 मरीज रोज इकट्ठे हो जाए उनके पास। इसलिए गांव में कोई सुविधा हमें शासन की तरफ से नहीं मिल पा रही। कोरोना के संकट काल में जब इलाज में जरा सी भी देरी लोगों की जिंदगियां ले रही हैं, ऐसे दौर में यूपी के गांव का यह हाल चिंता बढ़ाने वाला है। बड़े दावे करने वाली सरकार को इस हाल पर गौर करना चाहिए, ताकि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके। मेरठ से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एकजुट और सकारात्मक रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद सरकार, प्रशासन और जनता के लापरवाह रवैये की वजह से ही स्थिति ऐसी हुई है। लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था। डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये कठिन समय है। अपने लोग चले गए, उनको ऐसे असमय चले जाना नहीं था, परंतु अब गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो परिस्थिति है उसमें हम हैं, और जो चले गए वो तो एक तरह से मुक्त हो गए। उनको इस परिस्थिति का सामना अब नहीं करना है, हमको करना है। पीछे हम लोग हैं, हमको अपने आप को और अपने सबको सुरक्षित रखना है। और इसलिए हमको नेगेशनिज्म नहीं चाहिए, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे। परिस्थिति कठिन है, दुख धैर्य की प्रवृत्ति के साथ सत्य प्राप्त होने तक सतत प्रयास का दृढ़ संकल्प रखते हुए आगे बढ़ना, ये बात है, वो बात हमारी है। उसके बल पर हम जीतेंगे, उसका प्रदर्शन हम सब लोग करें, ये परिस्थिति की मांग है। हमको अपने समाज के ज्येष्ठों का परामर्श इसके पहले के सब व्याख्यानों में मिला है, उसका यह अर्थ हृदयंगम करके हम प्रयासों में लग जाए। निराशा का कोई कारण नहीं, हम जीतेंगे, ये बात निश्चित है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए राहत सामग्री रवाना की है। दिल्ली में पार्टी का झंडा दिखाकर जेपी नड्डा ने राहत सामग्री हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना की। जेपी नड्डा के साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद रहे। आज लाखों कार्यकर्ता हमारे दिन रात, फिर चाहे बेड दिलाने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन दिलाने की व्यवस्था हो, बाकी सारी व्यवस्थाएं हों, उसमें अपना पूरा योगदान हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के साथ मिलकर के कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी हम फैसिलिटीज टेस्टिंग के दृष्टि से दे सकते हैं, उसको भी देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है, जहां लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हमारे वहां से मंत्री, नौजवान युवा मंत्री अनुराग ठाकुर जी अभी से नहीं, कोरोना संक्रमण के पहले से वहां पर स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभ पहुंचे, इसके लिए कार्य कर रहे थे। और वहां पर उन्होंने मोबाइल डिस्पेंसरीज का उपयोग किया था और उसको आगे बढ़ाया था। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज उन्होंने सेवा ही संगठन के साथ अपने आप को समावेश करके हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों के लिए इस व्यवस्था को पहुंचाने का प्रयास किया है।